लिक्विड। सोल्यूबिलिटी ऑफ बोलो आपका सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ बोलो आपका सॉलिड इन लिक्विड। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की, यानी यहां पे आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपकी गैस मॉलिक्यूल्स, याद रखिए गैस इज कंप्रेसिबल, गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पे प्रेशर लगाते हैं, अगर हम लोग यहां पे प्रेशर लगाते हैं तो आपका गैस नीचे कंप्रेस होगा और अल्टीमेटली वो किस में सोल्यूबल हो जाएगा, लिक्विड में। तो मींस एज प्रेशर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो बोलो क्या आपका इंक्रीजेस। सोल्यूबिलिटी कैसे बोलते थे, तो एज प्रेशर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि गैस क्या बोलो आपका कॉम्प्रेसिबल। समझ में आ रहा है ना, ये हम लोग बाद में भी सीखने वाले हैं। लेकिन याद रखिए प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बट इट अफेक्ट्स द सोल्यूबिलिटी बोलो आपका गैस इन लिक्विड। समझ में आ गया, ओके। लास्ट चौथा इंटरेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सिंपल होता है कॉन्सेंट्रेशन, यह इंटरेक्शन ही नहीं है, इसको छोड़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल है, हम लोगों ने सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट किया था, ओके, यहां पे आ गए थे हम लोग। सॉल्यूशंस के बारे में सीख रहे थे। तो बेसिकली सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं बट वहां पे फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। सोल्यूट लेस प्रोपोर्शन में होता है एंड सॉल्वेंट हमेशा लार्जर प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन भी दो प्रकार के हम लोग जनरली बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। समझ में आ रहा है ना। हेट्रोजीनियस में वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोलो कि आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बाय नेकेड आईज जनरली हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा फैक्टर्स, या उसके बाद देखा हमने फैक्टर्स, या जब भी हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस की तो हमको याद रखना होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी पहला फैक्टर था टेम्परेचर। तो अगर इंटरेक्शन आने दो थर्मिक वाला है तो सोल्यूबिलिटी विल राइज विद राइज इन टेम्परेचर, जाने दो थर्मिक एक्सोथर्मिक वाला है तो सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया। दूसरा है इंटरेक्शन, यानी जनरली हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी सोल्यूट में और सॉल्वेंट में अगर सेम प्रकार का इंटरेक्शन है तो वहां पे सोल्यूबिलिटी होगी, या सोल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन अगर अट्रैक्टिव वाला है तो वहां पे सोल्यूबिलिटी होगी। तीसरा था आपका क्या बोलो आपका प्रेशर। तो जब भी हम लोग बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो प्रेशर ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं गैस इन लिक्विड की तो एज प्रेशर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये यहां पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जनरली हम लोग बात करते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब रिवाइज कीजिए जो टॉपिक है, मैं 2 मिनट में आता हूं। कर लिया रिवाइज, ठीक है। तो टॉपिक है दूसरा सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो याद रखिए भैया दोस्तों, जो आपका गैस है वो आपका सोल्यूट है और जो आपका लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट है। तो यहां पे आपको बात करनी होती है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो पहले कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक होता है टेम्परेचर, ठीक है, एक होता है क्या बोलो आपका टेम्परेचर। देखिए आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पानी को बॉईल करते हैं तो पहले ऐसे बबल्स निकलते हैं, राइट, बबल्स ऐसे बबल्स निकलते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली याद रखिए
सारे गैसेस बेसिकली पानी में सोल्यूबल होते हैं, कोई ज्यादा होंगे कोई कम होंगे, राइट, सारे गैसेस होते हैं। लेकिन टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सिंपली जनरली लिखते हैं हम लोग, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। मींस जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। याद रखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, यानी गैस में और लिक्विड में जो इंटरेक्शन बना था वो इंटरेक्शन टूटने लग जाता है जब हम लोग क्या राइज करते हैं, टेम्परेचर। दैट इंटरेक्शन may be chemical interaction, that interaction may be physical interaction like van der Waals force of attraction या dipole interaction या dipole ion interaction बस। तो बेसिकली क्या होता है, गैस और लिक्विड में जो इंटरेक्शन बना था वो टेम्परेचर बढ़ाने से ब्रेक होने लग जाता है, इसलिए गैस आपका लिक्विड में से उड़ने लग जाता है या वेपराइज होने लग जाता है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो सिंपल है, जब भी हम लोग देखते हैं तो जो जब भी हम लोग देखेंगे किसी लेक में या रिवर में, तो सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लेकिन जब भी हम लोग बॉटम लेवल पे जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी ज्यादा होती है, और इसीलिए वहां पे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगर किसी कारणवश सपोज किसी वाटर सोर्स में या रिवर में या सपोज ओशन में नीचे वोल्केनो है, तो बेसिकली जब भी वोल्केनो इरेप्ट होता है तो वहां से बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस। तो अल्टीमेटली जो आपके एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने से मरते ही मरते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन कम मिलने के कारण भी मर जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सरफेस पे ऑक्सीजन लेवल कम होती है और बॉटम पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होती है। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। सॉरी, गलत बोल दिया ना? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस। रीजन, उनमें जो इंटरेक्शन बना था वो टूटने लग जाता है। गॉट इट? दूसरा है आपका प्रेशर। दूसरा है आपका प्रेशर दोस्तों। तो मैंने पहले ही बताया कि गैस कंप्रेसिबल होते हैं। गैस क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं। तो जब भी हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा सोल्यूबल हो जाएंगे। किसमें बोलो? आपका लिक्विड में। तो जनरली एज प्रेशर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी एज प्रेशर इंक्रीजेस सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। तो सिंपल है, रीजन क्या है? गैस कंप्रेसिबल है, इससे ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है। किसमें बोला? आपका लिक्विड में। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दैट वाज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि मुझे आगे आपको बतानी है हेनरीज लॉ। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। ये समझ में आ गया? गर्मी ज्यादा हो रही है ना? कोई नहीं, समझ में आ गया? ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, दैट इज हेनरीज लॉ। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ बनाया, इसलिए हेनरीज लॉ। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या बोलते हैं हमको? सिंपल है, ये बेसिकली हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल होता है? हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है जब आप बात कर रहे होते हो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तभी एप्लीकेबल होता है। याद रखिएगा, हेनरीज लॉ कब एप्लीकेबल होता है? जब आप बात करते हो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
समझ में आ रहा है ना, यानी गैस को लिक्विड में जब आप डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका हेनरीज लॉ होगा। तो सिंपल हमने अभी देखा है, हेनरीज लॉ बोलता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी को हम लोग बेसिकली एस से बोल देंगे, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of a gas. Solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of a gas at a given temperature. At a given temperature. याद रखिए, अलग टेम्परेचर पे अलग सोल्यूबिलिटी होती है। तो एक एग्जांपल विजुअलाइज करते हैं। कंटेनर ले लेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग सपोज आपका लिक्विड ले लेंगे, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, और यहां पे हम लोग लेंगे गैस, ठीक है, गैस ले लेंगे और इसको हम लोग सपोज इसमें ऊपर हम लोग लगा देंगे पिस्टन। पिस्टन का मतलब होता है ऊपर से हमको दबाना है, प्रेशर लगाना है। तो देखो जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये जो आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स है वो लिक्विड में क्या हो जाएंगे, मिक्सिबल हो जाएंगे या ज्यादा घुल जाएंगे। यानी एज प्रेशर, जैसे हम लोग प्रेशर लगाएंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर किसका बढ़ेगा, गैस का बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी सोल्यूबिलिटी लिक्विड में भी कैसे होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ना। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गॉट इट। आगे अगर हम इसको लिखेंगे तो हमको ऐसे मिलता है S इज इक्वल टू K इंटू पी, S इज इक्वल टू K इंटू पी। और K क्या होता है आपका, K होता है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी मैथमेटिकल टर्म होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। समझ में आ गया। दिस इज बोलो कि आपका हेनरीज लॉ। समझ में आ गया। लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर बहुत जरूरी है। एज प्रेशर इंक्रीजेस, एज प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस, इट्स सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। सो सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ में आ गया हेनरीज लॉ। किसी कोई प्रॉब्लम? अभी हेनरीज लॉ को अलग ढंग से भी सीखते हैं, अलग ढंग से भी सीखते हैं। तो आपको मोल फ्रैक्शन समझ आता होगा, आई होप मोल फ्रैक्शन आपको आता होगा। आता है क्या मितेश, मोल फ्रैक्शन आता है आपको? ठीक है, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, तो बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या करते हैं, हम लोग सपोज दो कंपोनेंट्स लेते हैं, एक आपका कंपोनेंट 1 है और दूसरा आपका कंपोनेंट 2 है। ठीक है, सपोज इस कंपोनेंट के हैं आपके पास 2 मोल, जिसको हम लोग बोल देते हैं N1। ठीक है, N1। और एक कंपोनेंट 2 के हैं आपके पास सपोज 4 मोल, जिसको हम लोग बोल देते हैं N2। कितने हो गए आपके, बोलो 4 मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमने कंपोनेंट लिए, 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट सपोज आपका 1 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट सपोज आपका A कंपोनेंट है, दूसरा आपका क्या बोला, आपका कंपोनेंट B। ठीक है, अलग अलग है। अब हम लोग क्या करते हैं, A को B में मिक्स करते हैं, या अलग से बोल रहा हूं मैं, B को A में मिक्स करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, A को B में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ऐसा होता है मोल्स ऑफ A इज गेटिंग मिक्स्ड विद मोल्स ऑफ B, या मोल्स ऑफ B इज गेटिंग मिक्स्ड विद, बोलो क्या आपका, मोल्स ऑफ A। तो दोनों का हम लोग मिक्स कर दिए। तो हमको बताना है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसको हम लोग X से डिनोट करते हैं। देखिए शब्द क्या है, वर्ड क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी मोल का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है भाई, ऐसा 2/3, 1/2, इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं ना। तो मोल का फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी मिक्सचर में या सॉल्यूशन में आपके ए का क्या फ्रैक्शन है। तो हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, मिलेगा आपको N1, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्या बोला आपका N1 प्लस N2। समझ में आ गया।
यानी आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय बोलो क्या आपका 2 + 4 दैट इज इक्वल मिल जाएगा 2 बाय बोलो क्या आपका 6 दैट इज इक्वल मिल जाएगा 1/3 है ना। यानी इसको हम लोग 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.3333 करेंगे। गॉट इट? दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली वी कैन फाइंड व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया? हमको बी के फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स n1 + n2 दैट इज इक्वल मिल जाएगा आपको 4/2 + 4 दैट इज इक्वल मिल जाएगा 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3 0.6666 जो भी है देख करें। ओके, तो अगर हम लोग ऐड करते हैं यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो देखिए भैया क्या है n1/n1 + n2 और इज इक्वल टू मिल जाएगा प्लस n2/n1 + n2। अगर दोनों को ऐड करके मिल जाएगा n1 + n2 वही n1 + n2 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है ना? तो मोल फ्रैक्शन क्या मतलब होता है? ए के कितने मोल का फ्रैक्शन है मिक्सचर में, और बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब होता है बी के कितने मोल का फ्रैक्शन है मिक्सचर में। और याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन 1, और आप बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यानी आपके पास कितने भी कंपोनेंट्स हो, जैसे मैं जनरली बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन समझिए। मोल फ्रैक्शन मतलब होता है ए का कितना फ्रैक्शन है टोटल मोल में और बी का कितना फ्रैक्शन है टोटल मोल्स में, दैट इज मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? तो मैं फिर से आपको एक समझाता हूं। हमको हेनरीज लॉ सीखना है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, याद रखिएगा। फिर से मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे पास ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है, डी कंपोनेंट है, ई कंपोनेंट है, ऐसे 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 हमारे पास सपोज एन कंपोनेंट्स है। क्या है बोलो आपके? एन कंपोनेंट। सपोज आपके पास इसके मोल्स है Na, इसके मोल्स है Nb, इसके मोल्स है Nc, इसके मोल्स है Nd, इसके मोल्स है Ne, और ऐसे हमको मिलेंगे n मोल्स ऑफ nth कंपोनेंट। तो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो यहां तक रोक देते भाई, आप समझ लीजिए। अगर हमको निकालना है, किसी ने बोला व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na plus number of moles of B plus number of moles of C plus number of moles of D plus number of moles of E। यानी टोटल मोल्स में आपका C के मोल्स का कितना फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ C। और आप याद रखिए ना तो Na के मोल्स एक से ज्यादा होंगे, ना तो Nb के मोल्स एक से ज्यादा होंगे, ना तो Nc के, ना तो Nd के, ना तो Ne के मोल्स एक से ज्यादा होंगे। मोल फ्रैक्शन इनमें से किसी का भी एक से ज्यादा नहीं होगा। और अगर हम लोग सबके मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस एन आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे हम लोग बात करते हैं सोल्यूट की, और वैसे बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट की। तो बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं। तो यानी यहां पे हम लोग बोलते हैं सपोज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और यहां पे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं N2, और नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोल्स, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोलोगे आपका सॉल्वेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं N1। ठीक है, तो हमको किसी ने बोला व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो आप क्या बोलोगे? X मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, X ऑफ सोल्यूट इज इक्वल क्या मिलेगा? N2/N1 + N2। ठीक है, यानी मैं बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, यानी आपको क्या मिल रहा है? N2 इज ग्रेटर देन बोलो क्या आपका N1। समझ में आ रहा है ना? यानी N2 के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन बोलो क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा डाला गया है। वैसे अगर मैं बोल रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी उसका मतलब होता है सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है या आपका सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट। समझ में आ गया? ये था आपका मोल फ्रैक्शन।
समझ में आ गया? मितेश समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे की बात है आपका हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, देखिए हेनरीज लॉ बोलता है प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर a liquid is directly proportional to the mole fraction of gas soluble, mole fraction of gas dissolved in liquid. The mole fraction of gas soluble in liquid. समझाता हूं, स्टेटमेंट आप 2 मिनट समझ जाएंगे, मुझे पहले बताने दीजिए। देखिए दोस्तों क्या होता है, बीकर लिक्विड, ऊपर हमने लिख दिया ये आपका गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो ये आपका लिक्विड है, ये आपका है सोल्यूट, ये आपका सॉल्वेंट, ये आपका गैस है। ऊपर हम लोग प्रेशर लगाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अभी केस 1 में हमने ये देखा है कि देखिए नीचे सिर्फ लिक्विड है, ऊपर सिर्फ आपका गैस है, यानी सोल्यूबल बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी सपोज हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो हमने जैसे देखा पहले प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे। यानी हम लोग यहां पे कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। किसका बोलो, आपका गैस का, गैस का हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये केस बन जाएगी। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया बोलो, आपका सॉल्यूशन बन गया। भाई देखो पहले फिर सिर्फ सॉल्वेंट था, अभी उसमें क्या हो गया, आपका सोल्यूट आ गया, यानी आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। यानी हम लोग जितना ज्यादा फ्रैक्शन, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे हम लोग, उतने ज्यादा आपका गैस इसमें क्या होगा, सोल्यूबल होगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं उतना ज्यादा आपका गैस इसमें क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है। दूसरी भाषा में, जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं उतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें क्या हो रहे हैं, सोल्यूबल हो रहे हैं। या जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसमें बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में। समझ में आ रहा है ना? जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, किसके, गैस के। जितना ज्यादा हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं उतना ज्यादा क्या बढ़ रहा है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोलो आपका, गैस, इन बोलो क्या आपका, सॉल्यूशन। यानी देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, जनरली देखो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस is directly proportional to, mole fraction of a gas is directly proportional to बोलो क्या आपका, applied pressure। समझ में आ रहा है ना? देखो सिंपल है भाई, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना गैस सोल्यूबल होगा ना, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होंगे, यानी मोल्स डिसॉल्व होंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, यानी आपका क्या बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा गैस का। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आपको क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल क्या मिलेगा, के इनटू बोलो क्या आपका प्रेशर। के क्या है आपका बोलो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो आगे अगर हम लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/K इनटू बोलो क्या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, x यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
तो 1/k यानी रेसिप्रोकल ऑफ बोलो क्या आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं 1/k इज इक्वल टू kh, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो आपको मिलता है प्रेशर P इज इक्वल टू kh इंटू x ऑफ गैस। देखो हेनरीज लॉ 3 स्टेटमेंट की है, 3 स्टेटमेंट है अलग अलग। पहला अभी देखा हमने सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये सीधा सीधा था, समझ में आ गया, समझ में आ गया। दूसरा जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किस में बढ़ रहा है सॉल्यूशन में, तो आप क्या मिल रहा है सॉल्वेंट में, तो आप क्या बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोलोगे आपका प्रेशर ऑफ गैस, अप्लाइड प्रेशर। ये हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं लेकिन ये इसको यूज करते हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो kh को हेनरीज कांस्टेंट बोल रहे हैं, तो आपको मिलता है प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ लिक्विड, प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी देखो आप kh को निकाल देंगे तो आपको मिलेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, kh प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दो ना। एक मिनट मैं यहां पे लिखता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, 2 मिनट। सब भूल जाइए भाई, इतना याद रखिए P इज इक्वल टू kh इंटू x गैस, यानी इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जनरली मैं उल्टा लेके आता हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इसको निकालना है तो आप लगाओगे P इज इक्वल टू kh इंटू x ऑफ गैस, ठीक है। तो आपको मिलता है बेसिकली देखो प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, या लिक्विड में डिसॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन बन जाता है ना, सॉल्यूशन बन जाता है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों बोल रहे हो? प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, एंड इसी को हम लोग बोलेंगे P इज इक्वल टू kh इंटू x, और kh क्या बोलो आपका हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन, बट याद रखिए एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो गया तो अल्टीमेटली सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरीज लॉ को हम लोग फिर से एक बार देखते हैं, हेनरीज लॉ को फिर से हम लोग देखते हैं। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखना चाहता हूं, कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट को याद रखिएगा। पहला solubility S is directly proportional to pressure, या solubility S is equal to proportionality constant K into pressure. K is proportionality constant, it depends on बोलो कि आपका temperature, अरे टेम्परेचर चेंज हो गया तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। दूसरा K की वैल्यू डिपेंड्स करती है ऑन नेचर ऑफ गैस, यानी हाइड्रोजन के लिए अलग होगा भैया, हीलियम के लिए अलग होगा, नियॉन के लिए अलग होगा, गैस बदल गया तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बदल जाएगी, समझ में आ रहा है? तो देखो सिंपल है, solubility is directly proportional to pressure, solubility is equal to K into P। दूसरा हमने देखा, अभी देखा pressure of a gas P is directly proportional to mole fraction of gas in a solution, तो आपको मिलता है pressure of a gas P is equal to Henry's constant KH into mole fraction of a gas in a solution, समझ में आ रहा है ना? और KH क्या बोला आपका Henry's constant। This also depends on temperature and nature of gas, ये दो स्टेटमेंट है किसके बोला आपका हेनरीज लॉ, समझ में आ गया? ये याद रखिएगा, जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है, किसमें बोला आपका लिक्विड में, यानी गैस ज्यादा सोल्यूबल होता है लिक्विड में, यानी उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं लिक्विड में, यानी उसका क्या बढ़ जाता है मोल फ्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of a gas in a solution,
KH is Henry's constant, its value depends on temperature and nature of gas. ठीक है, और याद रखिए KH हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं P इज P बाय बोलो कि आपका KH इज इक्वल क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। सिंपल मैथमेटिक्स है, जैसे KH की वैल्यू बढ़ रही है तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। KH बढ़ रहा है ना, डिनोमिनेटर है भाई, तो अगर ये बढ़ रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एस वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस, solubility of gas decreases, as value of KH increases solubility of gas in liquid decreases। simple mathematics है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। KH क्या हो गया आपको, बोलो KH। और देखिए ये हो गया, कोई मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ KH, what will be the unit of Henry's constant? दक्ष आप बता सकते हो what will be the unit of Henry's constant KH? देखो यहां पे प्रेशर P is equal to KH into X। मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, यानी जो प्रेशर का यूनिट होगा वही किसी का यूनिट होगा, बोलो आपका Henry's constant का। समझ में आ गया, ओके दैट इज बोलो आपका हेनरीज लॉ। दोस्तों 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 सोइएगा मत दोस्तों, देखिए हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था जिसका नाम था सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमने अभी तक जितना भी देखा वो देखा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा, और हमको ये भी पता नहीं अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। और एक्चुअल में आपका जो लेसन है, जो टॉपिक है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशंस के बारे में शॉर्टकट में बताता हूं क्या लिखा था। सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, होमोजेनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इंटरेक्शन। बाद में इंपॉर्टेंट लॉ देखा, दैट इज बोलो आपका हेनरीज लॉ। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ लिक्विड, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। ये था। तो हम लोग अभी सॉल्यूशंस के बारे में जान चुके हैं, अभी आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में सीखते हैं हम लोग, बोलो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर अलग अलग बुक्स में अलग अलग मीनिंग दी हुई है, लेकिन सब बुक्स में एक मीनिंग सेम है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है ऑन